इज अतुल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड रहते हैं। मींस जैसे कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे लाइफ जो है सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। तो उस लाइफ में काफी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके प्लांट्स या एनिमल्स को क्लियर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जब कभी भी आप किसी गार्डन में जाके बैठते हो तो वहां पे आप बहुत सारी चीजों को नोटिस करोगे कि उस एरिया में आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के साथ कुछ एनिमल्स होंगे, तरह तरह के ह्यूमन बीइंग्स होंगे और कुछ जगह पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको दिखेंगे। सो वो होता है हमारा इकोसिस्टम। मींस हमारे जो भी सर्वाइवल लाइफ है जिसमें हर एक एनिमल का एक स्पेशल इफेक्ट रहता है किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए हमारा सबसे बड़ा हेल्प रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर हम अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो सारी की सारी लाइफ जो होगी वो खराब हो जाएगी। अब इकोसिस्टम को अगर हमें और भी बेटर करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन 3 टाइप्स का रहता है। सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन, सेकंड वन इज वाटर पॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सॉइल पॉल्यूशन। अब इन 3 चीजों को या इन 3 पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हम लोगों के हाथ में रहता है। अब कैसे रहता है? अब एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है कि हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, जिस चीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है और वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर को डिफेक्ट करने की कोशिश भी करती है, जिस चीज की वजह से हमारा वेदर भी चेंज होता रहता है, जिस चीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती रहती है। दूसरा पॉल्यूशन आता है हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी हम फिर से प्लास्टिक का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको डिके होने के लिए 1000 ऑफ इयर्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज बाई की, किसी पॉलीथीन बैग में लेके आए, उस चीज को हमने अपने घर के अंदर रखा और उस पॉलीथीन को हमने बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा? वो सॉइल के अंदर चला जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे हम उसके ऊपर चलेंगे या फिर कुछ डिग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर चला जाएगा, लैंड के अंदर चला जाएगा, जिस चीज की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और उस जगह पे कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा या उस प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। और थर्ड वन आता है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन का भी सबसे बड़ा कॉज प्लास्टिक है और फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, जिस चीज की वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है। अब हमें अपने एटमॉस्फेयर को कैसे अच्छे रखना है, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमें अपना एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है। अब अगर हम एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, उस चीज की वजह से हमारी एक ओजोन लेयर होती है जो कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे अर्थ के ऊपर आती है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है। उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इसका फॉर्मूला रहता है O3। मींस ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके ओजोन लेयर बनती है और इस लेयर का काम क्या होता है? हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना। अब ये मेंटेन कैसे करके रखेगी? जो भी सनलाइट आती है सन से वो हमारे अर्थ के सरफेस से एंटर करती है। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर या मींस ओजोन लेयर जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो ये लेयर जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उससे वो प्रोटेक्ट करती है। मींस जैसे कि अगर कोई हार्मफुल रे आ रही है या तो उसको वो रिपेल कर देगी या तो वो उसके डायरेक्शन चेंज कर देगी, वो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचने ही नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस का ज्यादा यूज करेंगे जिसमें से CO2 काफी ज्यादा हाई निकलती है,
और रेफ्रिजरेटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, एसी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, उनमें से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन चीज की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीटेड होती जा रही है। डिप्लीटेड मींस पतली होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, जिस चीज की वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे सन से आएगी वो डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी, जिस चीज की वजह से ह्यूमन बीइंग स्किन कैंसर हो सकता है, एनिमल खत्म होना स्टार्ट हो सकते हैं, जंगलों में आग लग सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजिंग द गार्बेज। अब हमें जो भी हम अपने घरों से, अपनी फैक्ट्री से या आसपास अपने घुमाई होगा, हमें उस गार्बेज को कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए दो प्रोसेसेस रहती है। सबसे पहला आता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और दूसरा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब जो भी हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, अब सबसे पहले हमें उस चीज की कैटेगरी का पता होना चाहिए कि वो गार्बेज कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब सबसे पहले इन दोनों के बारे में बता देता हूं क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम उसको कहीं बाहर रखते हैं, किसी लैंड को डिग करके अगर हम उसमें उसको पुट करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो डिके हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा, वो एक मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मींस ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम उसको या तो पानी में फेंक दें या तो फिर लैंड में रख दें, तो उसको डिके होने में या तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे या तो फिर वो डिके ही नहीं हो पाएगा। तो उसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो कोई भी गार्बेज है, सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी पड़ेगी कि गार्बेज के अंदर कौन से सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल है, कौन से सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर हमें इन दोनों चीजों की पहचान हो जाएगी तो हम इन दोनों की हेल्प की वजह से उस गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर वेजिटेबल पील्स है या फिर कुछ फूड बचा हुआ है, कुछ वेस्ट है, कुछ फ्रूट्स है, अगर वो खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक लैंड लेके उसको डिग करके हमें उस सारे को उसके अंदर पुट कर देना है। कुछ टाइम के बाद वो सारे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट जो होगी, वो एक मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरे प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमें अलग करने पड़ेंगे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास, आयरन, मेटल, कोई भी मेटल हो गया, वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। हमें उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है और उसको क्या करना है, उसके लिए प्रोसेसेस रहती है काफी सारी। उसके लिए आपने 5R के बारे में भी सुना होगा। हमारे पास 5Rs रहते हैं। 5R मींस सबसे पहले आता है रीयूज। अगर हमारे पास कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल बाई की हमने, उसमें से पानी पिया, ठीक है। अब क्या करना है, उस प्लास्टिक की बोतल को ऐसे फेंकना नहीं है, उसका रीयूज करो, मींस उसको आप बार बार यूज करते रहो जब तक वो रीयूज के लायक है, ठीक है। उसके बाद उसका सबसे पहले रिड्यूस आएगा हमारे पास स्टेप। सबसे पहली बात क्या है, या तो प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको सबसे पहले अवॉइड करने की कोशिश करो, मींस कम से कम यूज करो। अगर आप यूज कर ही रहे हो तो उसका बार बार यूज करो। फिर मतलब कि कोई भी आपके पास एक बॉटल है, सबसे पहली बात या तो आप उसको बाई ही मत करो। अगर आप बाई कर ही रहे हो तो उस बॉटल का आप यूज बार बार ले रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला आता है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब क्या है कि अगर उस बॉटल की लाइफ खत्म हो चुकी है यूज करने के लिए, तो उसको रीपर्पस ले लो। रीपर्पस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई फ्लावर है या कोई और भी, जैसे अपने घरों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उस बॉटल में या तो कोई आप फ्लावर लगा लो या फिर किसी डेकोरेशन के लिए यूज कर लो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीपर्पस। फोर्थ स्टेप आता है रिसाइकल। अब
रिपर्पस की लाइफ जब खत्म हो जाएगी उस प्लास्टिक की, तो उसके बाद उसको रिसाइकल के लिए भेज दो। रिसाइकल में क्या होगा, वो प्लास्टिक वापस जाएगा, वापस से फिर से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास रीयूज, रिड्यूस, रिपर्पस, रिसाइकल एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, और लास्ट स्टेप आता है रिप्रोड्यूस, मींस हमें उसको किसी एक नई फॉर्म में प्रोड्यूस कर देना है। तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए रहेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का कम से कम यूज करना ही पड़ेगा। अगर हम इन सब्सटेंसेस का ज्यादा यूज करेंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश करेंगे, जिस चीज की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डिप्लीट होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीटेड होती रहेगी, जिस चीज की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज रहेगी वो डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचेगी, जिस चीज की वजह से काफी सारे इंजरीज भी हो सकते हैं, काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। सो ये था हमारा इकोसिस्टम के बारे में, और ये था हमारे पास मैनेजिंग द गार्बेज, हमें अपना गार्बेज कैसे मैनेज करना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।